हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हो। मैं विश्वास कुमार जो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसिड एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर कि इस चैप्टर में जो जो वर्ड का यूज किया गया है, जीन, अलील, वेरिएशन, हेरिडिटी, जीनोटाइप, फेनोटाइप, ऐसे ऐसे वर्ड है कि स्टूडेंट के दिमाग में चलता है कि सर ये बायोलॉजी है कि कोई पासवर्ड है। सभी को एकदम दिमाग में घूमते रहता है ये सब वर्ड, समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आज की क्लास में जितने भी वर्ड है ना, सारे वर्ड को ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ना कि दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और दिमाग से निकलेगा ही नहीं। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम कभी अपने चेहरे को मिरर में देखे हो? बोलोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, चेहरे को मिरर में? वो तो मैं रोज देखता हूं। हाँ हाँ, देखते ही होंगे। और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो बुक से ज्यादा मिरर ही देखते रहते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि जब तुम अपने चेहरे को मिरर में देखते हो तो क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो आखिर ऐसा क्यों है, तुम्हारी नाकें ऐसा क्यों है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा या तुम्हारे मम्मी से कैसे मिलता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखते नहीं हो, तुरंत बोलता है इसका बेटा तो अपने बाप पे गया है। तो आखिर क्या हुआ कि पापा का जो चेहरा है वो जेरॉक्स मशीन में डाल के उसके ऊपर चिपका दिया गया है क्या? नहीं ना। तो आखिर ऐसा कैसे होता है कि पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों पे कैसे जाता है? और एक सबसे मजेदार बात कि मान के चलिए आपका कोई बहन या तो आपका कोई भाई यदि होगा, ठीक है, सेम पेरेंट्स, आपका भी मम्मी, ठीक है ना, उनका भी मम्मी, आपका भी पापा, उनका भी पापा। अब जब भाई बहन है तो पेरेंट्स तो सेम है, लेकिन फिर भी तुम में और तुम्हारे भाई या तो तुम्हारे बहन में इतनी डिफरेंस क्यों आ जाती है? आखिर क्या होता है? ठीक है, तो ये सब जो होती है वह कोई जादू नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, या तो किसी भी पेरेंट्स का कैरेक्टर उनके बच्चों पे चला जाता है, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। यानी हेरिडिटी क्या होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कैरेक्टर्स या तो ट्रेट्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका डीएनए। अच्छा, एक बात बताइए कि मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर आया, आप पे ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर कैसे हुआ? व्हाट्सएप से, हाँ, शेयरमी से, या तो फिर ब्लूटूथ से, ऐसे ट्रांसफर हो गया क्या? अरे नहीं, एक्चुअली में क्या है कि कोई भी किसी भी के बॉडी में क्या होता है, एक अपना स्टोरेज सिस्टम होता है, एक अपना पेन ड्राइव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। इसी डीएनए में सारे इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं? स्टोर रहते हैं, और वही इंफॉर्मेशन फिर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डीएनए इज अ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी डीएनए क्या है? डीएनए एक थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल है,
ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें होता है। ओके, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, अब यहां पे क्या है कि वेरिएशन, वेरिएशन मतलब क्या, वही चीज, यानी सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी उनके बच्चे में इतनी सारी असमानता क्यों देखने के लिए मिलती है, इतने सारे डिफरेंसेस देखने के लिए क्यों मिलते हैं। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई यदि है तो तुम्हारा भाई का हेयर कर्ली है, क्योंकि तुम्हारे मदर का हेयर क्या है, कर्ली है, लेकिन तुम्हारा हेयर कर्ली नहीं है, तुम्हारा हाइट ज्यादा है, तुम्हारे भाई का हाइट ज्यादा नहीं है, तुम्हारी आंखों का कलर ब्राउन है, क्यों, तुम्हारे पापा का आंखों का कलर ब्राउन था, इसी कारण तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे भाई के आंखों का कलर ब्राउन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी उनके बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ओके, यानी वेरिएशन का सीधा सा मतलब हो गया कि डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ traits among individual of the same species is called variation। ठीक है, यानी सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल में इतने सारे जो डिफरेंस कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ओके, अब यदि यहां पे देखते हो तो यहां पे क्या है कि व्हाई वेरिएशन अकर, आखिर वेरिएशन क्यों होता है, वेरिएशन आखिर क्यों होता है। तो समझिए बात को, एक्चुअली में क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना, तो सेल जब डिवीजन होता है तो सेल में प्रेजेंट जो डीएनए है वो उसका भी क्या होता है, कॉपी बनता है। ठीक है, और वहीं पर क्या होते हैं, वहीं पर थोड़ा चेंज हो जाते हैं, वहीं पे थोड़ा चेंजेज आ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा सोर्स है किसका, वेरिएशन का। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑफस्प्रिंग यदि आते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें दो पेरेंट्स के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वे आपस में कंबाइन होके उनके बच्चों में वह इंफॉर्मेशन जाता है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। सपोज कीजिए कि किसी के पेरेंट्स, एक मदर एक फादर, ठीक है ना, इनका कैरेक्टर कुछ अलग, इनका कैरेक्टर कुछ अलग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इनके अंदर का जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपस में क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है ना, तो कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मदर का, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फादर का क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा। जब आपस में मिक्स हो जाएगा तो कुछ कैरेक्टर मदर का, कुछ कैरेक्टर फादर का क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, और वही कैरेक्टर फिर जाके उनके बच्चों पर आ जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि उनके जो बच्चे होंगे ना तो एग्जैक्ट उनके मदर के जैसा होंगे, ना तो उनके एग्जैक्ट उनके फादर के जैसा होंगे। ओके, और इसी तरह क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, अब यहां पे यदि देखोगे तो यहां पे क्या है कि वेरिएशन अकर्स ड्यू टू इनएक्वेरियंस इन डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। वही चीज हमने बताया ना कि सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि डीएनए की जब कॉपी होती है तो उस कारण उसमें कुछ गलती हो जाती है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसी कारण वेरिएशन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट यदि देखते हो तो नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। आखिर इस वेरिएशन का क्या महत्व है, क्या वेरिएशन का भी होना जरूरी है क्या, ऑफ कोर्स बहुत होना जरूरी है। क्यों, मान के चलिए यदि एक के जैसा सब कोई बन जाए तो दुनिया चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, वे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मान के चलिए कि कोई ऐसा जीव, ठीक है, सपोज कीजिए एक बहुत बड़ा जंगल है, अब जंगल में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, अब मान के चलिए कोई एक सेम स्पीसीज के एनिमल्स बहुत सारे हैं, अब उसके अंदर वेरिएशन नहीं होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, होगा, क्योंकि सेम स्पीसीज के भले हैं, सब दिखने में सेम हैं, सबके चार चार पैर ही हैं, सबके पूंछ भी हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या हो गया कि अचानक मान के चलिए कि वहां का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ठीक है ना, तो कोई क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, यदि उनमें वेरिएशन नहीं होगा तो एनवायरनमेंट चेंज होने के दौरान फिर क्या हो जाएंगे, वे सारे डेड हो जाएंगे, वे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे।
और समझ में, जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग इंसान हैं, तो क्या सारे इंसान सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अरे रंग रूप का वो बात अलग है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इंटरनल जो कैपेसिटी होता है वो भी क्या होता है, सबका डिफरेंस होता है। और समझ में, कोई सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है। मान के चलिए बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी आ गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सर्दी। अब मान के चलिए उस समय वहां पे दो लोग प्रेजेंट हैं, एक क्या कर रहे हैं कि वे कड़ाके की सर्दी को आसानी से झेल पा रहे हैं और एक नहीं झेल पाया, ठीक है ना, तो फिर क्या हो गया, वो वहीं पे डेड हो गया। लेकिन एक जो है वह झेल लिया, यानी वह सरवाइव कर लिया वहां पे। अब यही चीज उन दोनों में वेरिएशन नहीं रहता तो फिर दोनों जिंदा नहीं रहते। इसी कारण एडेप्टेशन के लिए क्या है कि वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वही चीज यहां पे लिखा है कि इट ब्रिंग्स एडेप्टेशन इन इंडिविजुअल, या क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल में एडेप्टेशन को लाता है। जैसा सिचुएशन होगा उसके अनुसार से वो आसानी से सरवाइव कर पाएगा। अन्यथा वेरिएशन नहीं होंगे, सब एक जैसे होंगे तो कोई भी कंडीशन में वो अच्छे सरवाइव नहीं कर पाएगा, सब कोई मर जाएंगे। और समझ में, उस सिचुएशन को झेल ही नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। वही चीज है ना, यह स्पीसीज को, कोई भी स्पीसीज को सर्वाइवल करने में हेल्प करता है। इट इज द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है, और यह एवोल्यूशन का क्या है, बेसिस है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो यहाँ क्या है कि टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के जो टाइप्स हैं, तो वेरिएशन के जो टाइप्स होते हैं वे जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और एक होता है जेमेटिक वेरिएशन। अब यहां पे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स, यदि या तो किसी के भी पेरेंट्स, ठीक है ना, टीचर हैं, ठीक है, या तो आपके कोई भी होगा आस पड़ोस के लोग, ठीक है ना, वो यदि टीचर है अभी, अब कल के दिन उसके बच्चे आ गए तो क्या वो भी जन्म लेते ही बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलो बायोलॉजी का बुक खोलो, तो क्या उनके बच्चे जन्म लेते ही ये सब बोलेंगे क्या? नहीं ना बोलेंगे। अब कोई भी टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो जरूरी है कि उसके जो बच्चे होंगे वो भी डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे या तो फिर टीचर होंगे। ऐसा बात है क्या? नहीं है ना। तो वही चीज को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक वेरिएशन बोलते हैं, यानी ऐसा वेरिएशन जो जेनेटिकली नहीं होता है ना, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रांसफर होके उसमें नहीं आता है, वो तो जन्म के बाद उसके अंदर स्किल्स आते हैं ना, ठीक है। और वो जो स्किल्स होता है, यदि पेरेंट्स में वो स्किल कुछ और है तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें भी कुछ उनका जो स्किल्स होगा वो पेरेंट्स के तुलना में कुछ अलग होगा। क्या पता उनके पेरेंट्स यदि डॉक्टर हैं तो बच्चा का मन होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वह इंजीनियर बन सकता है। तो इस टाइप के जो वेरिएशन हो रहे हैं जो जेनेटिकली नहीं है, कैरेक्टर ट्रांसफर के दौरान नहीं है, बल्कि स्किल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, जो जन्म के बाद निर्धारित होता है, उसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक वेरिएशन बोलते हैं। जैसे कि यहां पे समझ सकते हो कि सोमेटिक वेरिएशन क्या है कि दीज ट्रेट्स आर नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, यानी एक ऐसा वेरिएशन जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, उनके कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते हैं। दीज ट्रेट्स आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, यह जो ट्रेट होता है, यह जो स्किल्स उसके अंदर आते हैं वह जन्म के बाद आते हैं। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होके आएंगे, ठीक है ना। मान के चलिए कि पेरेंट्स के यदि माँ का आई का कलर ब्राउन है तो बच्चा का किसी का आई का कलर ब्राउन होगा। फादर का यदि बाल करली है तो उसके बच्चे में कोई किसी का एक का यदि बाल करली हो सकता है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं उनके बच्चों पे, इस तरह के जो मतलब सिमिलरिटी जो दिखाई देते हैं, वही जो वेरिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दीज ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। यानी यह क्या होता है, यह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। दिस ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। यह रिप्रोडक्शन के दौरान ही क्या होता है, पेरेंट्स से वह ट्रेस उसमें क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। आज समझ में, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे यदि बात करते हो तो यहां पे आपका क्या है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। आखिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है? सपोज कीजिए कि यहां पे क्या है, एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है।
इसी न्यूक्लियस में आपका क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमेटिन और क्रोमोजोम कोई अलग चीज नहीं होते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है और इस टाइप के स्ट्रक्चर को यदि हम खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। यानी मान के चलिए कि यहाँ पे एक धागा है, धागा लाइक स्ट्रक्चर है, और उस धागा को यदि हम खींच दिए तो धागा क्या हो गया, लूज हो गया। ठीक है ना, तो वो जो धागा लूज हो गया ना, यानी उसके अंदर जो प्रेजेंट लूज वाला जो भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ओके, लेकिन जब उसको हम नहीं खींचते हैं तो क्या रहता है, टाइट पैक में रहता है, पूरा तरह से टाइट रहता है। ठीक है ना, एक दूसरे से कंडेंस रहता है। जैसे कि नहीं देखते हो, ऊन देखते हो, ऊन को जब तक खींचते नहीं हो तब तक वो पूरा लपेटा हुआ रहता है। उसी टाइप का जब तक वो पूरा लपेटा हुआ है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। लेकिन उसको जैसे हम खींच दिए तो लूज हो गया, और लूज हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और उसको और खींच देते हैं तो फिर वहां से डीएनए आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ह्यूमन सेल इक्वल टू 46। यानी क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन के प्रत्येक सेल में, ठीक है ना, यानी प्रत्येक ह्यूमन के जो सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह टोटल कितनी होती है, 46 होती है, यानी 46 क्रोमोसोम होती है। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ह्यूमन सेल इक्वल टू 23। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक ह्यूमन के जो सेल है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वह 23 पेयर में होते हैं, यानी 23 जोड़े में होते हैं। ओके, अब यदि यहां पे आप देखते हो तो यहां पे आपका क्या है, जीन। ठीक है ना, जीन और अलील को हम क्या करते हैं, साथ में बताते हैं। आखिर जीन और अलील क्या होता है, ध्यान से समझिए। जीन एक्चुअली में क्या है, जीन डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जो जीन में क्या होते हैं वह हमारे बॉडी के कैरेक्टर को बताते हैं। ओके, लेकिन अलील जो क्या है, अलील जो है वह जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, यानी जीन का वर्जन होता है जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर के टाइप्स को बताते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए कि यदि हमारे बॉडी के हाइट का बात किया जाए तो हमारे बॉडी का जो हाइट है वह कौन बता रहा है, जीन बता रहा है। जीन डिसाइड कर रहा है कि हमारे बॉडी के हाइट के लिए कौन डिसाइड कर रहा है, जीन। लेकिन हमारा जो बॉडी का जो हाइट वह टॉल होगा कि शॉर्ट होगा वह कौन डिसाइड करेगा, वह इस जीन का अलील डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए आप एक थिएटर गए हो मूवी देखने के लिए, ठीक है, और वह थिएटर क्या है, एक डीएनए है, और उस थिएटर में लगा जो एलईडी है, ठीक है ना, वह क्या है, आपका जीन है। ठीक है, जिसमें आपका पिक्चर चल रहा है। लेकिन बात यह है कि उस एलईडी में लगा जो पिक्चर है, ठीक है, वह किस वर्जन में चल रहा है, 4K में चल रहा है कि 3D में चल रहा है, किस में चल रहा है। ठीक है ना, यानी उसका वर्जन क्या है, वह किस टाइप में चल रहा है, वही उसका क्या है, अलील है। सेम उसी तरह होता है हमारे बॉडी में कि हमारे आंखों का जो कलर है, तो आंखों के कलर का जो जीन है, ठीक है ना, वह क्या बता रहा है, हमारे आंखों का कलर। लेकिन हमारे आंखों का कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लैक है, कैसा है, वह कौन बताएगा, वह इस जीन का वर्जन यानी अलील बताएगा। ठीक है, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स के टाइप्स को बताता है। बात समझ में आ रहा है। अब यदि यहां पे यदि देखते हो तो वही चीज है कि जीन क्या है कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है, यह बताने का काम करता है। जीन क्या है, जीन डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। लेकिन अलील का मतलब क्या हो गया कि द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है ना, अ जीन इज कॉल्ड अलील। यानी वही चीज कि अलील क्या है, अलील जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी उसका वर्जन है। ओके, अब नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील क्या होते हैं, आपको बता दें कि जेनेटिक साइंस में भी एक गुंडा आता है, एक गुंडा रहता है, और वह गुंडा कौन है मालूम है, यही है डोमिनेंट।
डोमिनेंट अलील है ना एक नंबर का गुंडा है। ये बोलता है ना, ये हमेशा सब जगह ना अपना दबदबा बना के रखता है। बोलता है ना यदि हम आ गए ना तो केवल मैं ही दिखूंगा और किसी को नहीं दिखने दूंगा, चाहे उसमें रेसेसिव रहे या ना रहे, ठीक है ना, दिखूंगा तब मैं ही भाई। लेकिन रेसेसिव क्या करता है, ये डोमिनेंट के डर से छुपता फिरता है। बोलता है डोमिनेंट भाई आप आ गए हो तो आप ही दिखिए, मैं नहीं दिखूंगा। इसका कहना है कि जब आप नहीं रहोगे ना तभी मैं दिखूंगा, और आप यदि रह जाओगे तो मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि किसी का हाइट का अलील यदि टी है, कैपिटल टी, ठीक है ना, और किसी का क्या है कि स्मॉल टी है, और जब ये एक हाइट का अलील यदि टी है, दूसरा क्या है स्मॉल टी है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे टी टी। अब यहां पे देखिए ये कैपिटल टी को यदि हम डोमिनेंट अलील मान लेते हैं और स्मॉल टी को रेसेसिव अलील मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि किसी का हाइट का जो अलील है वह एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि इसमें एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेसेसिव अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, यहाँ पे डोमिनेंट आ गया, इस पे दबदबा बना के रखेगा कि रेसेसिव तुमको तो हम दिखने नहीं देंगे, मैं दिखेगा, अपुन दिखेगा, अपुन, ठीक है ना। तो यह जो डोमिनेंट है यह क्या करेगा, अपना प्रभाव वहां पे दिखाएगा। यानी उसमें शॉर्ट हाइट का अलील होने के बावजूद भी उसका हाइट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील बोलते हैं। लेकिन यदि किसी का अलील स्मॉल टी और स्मॉल टी है तो कहने का मतलब क्या हो गया, उसमें हाइट का अलील स्मॉल टी दोनों है, मतलब इसमें केवल रेसेसिव है, इसमें डोमिनेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रेसेसिव ही अपना प्रभाव दिखाएगा, डोमिनेंट अपना प्रभाव नहीं दिखाई पाएगा। और इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, हाइट का अलील स्मॉल टी दैट मींस उसका हाइट शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग या तो टॉल नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट यदि आप देखते हो तो यहां पे आपका है फिनोटाइप और जेनोटाइप। फिनोटाइप और जेनोटाइप क्या होता है, देखिए जेनोटाइप का मतलब क्या हो गया कि आप इस तरह से समझिए कि मान के चलिए कि आपके बॉडी के अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। आपके डीएनए में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो किसके लिए, आपके बॉडी के कैरेक्टर के लिए। मान के चलिए आपका हाइट है तो आपके हाइट के लिए, ठीक है ना, आपके बॉडी में, आपके बॉडी के जो डीएनए है उसमें उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे हाइट के कैरेक्टर को शो करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसमें लिखी गई जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर को शो करता है, तो वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन या तो जेनेटिक कोड, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनोटाइप बोलते हैं। लेकिन वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कारण, वही जेनेटिक कोड के कारण जो हमारी हाइट दिख रही है, कि हमारी हाइट टॉल दिख रही है कि शॉर्ट दिख रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। सपोज कीजिए कि मान के चलिए कि आप एक रेस्टोरेंट गए हो, अब वहां पे जो आपका मेनू है वहां पे लिखा गया है चॉकलेट केक, आपने चॉकलेट केक को ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना, आप केवल चॉकलेट केक का देख के वहां पे ऑर्डर दे दिया, तो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका जेनोटाइप हो गया कि उसमें लिखा था चॉकलेट केक, तो हमने ऑर्डर दे दिया, वो हो गया जीनोटाइप। लेकिन जब तक वह चॉकलेट केक आपके पास आएगा नहीं, आप देख नहीं लोगे, आप उसको चख नहीं लोगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि यह जो चॉकलेट केक है इसमें लाइट चॉकलेट का यूज किया गया है कि डार्क चॉकलेट का यूज किया गया है। वही चीज है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, चाहे हमारे आंखों का कलर के लिए हो, चाहे हमारे बालों के कलर के लिए हो, या तो हमारे हाइट के लिए हो, किसी का भी जो इंफॉर्मेशन लिखा गया है वो हो गया जेनोटाइप, जो हमें वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन के कारण, वही कोड के कारण हमारी हाइट टॉल दिख रही है, हमारी हाइट शॉर्ट दिख रही है, हमारी आंखों का कलर ब्राउन दिख रहा है, हमारे आंखों का कलर ब्लैक दिख रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप।
यानी सिंपल सा भाषा में बोल सकते हो कि फिनोटाइप दैट मीन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस, जो बाहरी साइड से जो दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। लेकिन जेनोटाइप का मतलब क्या हो गया कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ अलीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप, यानी हमारे अंदर जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, चाहे वो जेनेटिक कोड के रूप में इंफॉर्मेशन हो या तो कुछ भी हो जो हमारे डीएनए में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनोटाइप बोलते हैं। ओके, यानी अंदर की बात जेनोटाइप और अंदर की बात का प्रभाव जो हमारे बाहर की ओर दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे छूट गया था। यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड। ठीक है ना, हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड का सिंपल सा मतलब होता है कि वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है ना, क्रोमोजोम का एक सेट, और डाइप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि क्रोमोजोम का दो सेट। ठीक है, सपोज कीजिए कि क्या होते हैं कि कोई भी मेल का जो क्या होता है स्पर्म, ठीक है ना, और कोई फीमेल का एग, आ रहा समझ में। अब इस स्पर्म में यदि देखोगे तो इसमें 23 क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, 23 क्रोमोजोम। और यहाँ पे एग में भी क्या होता है, 23 क्रोमोजोम हो गया। 23 क्रोमोजोम का मतलब क्या हो गया कि वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो वन सेट ऑफ क्रोमोजोम मतलब यह जो स्पर्म और यह जो एग है, यह क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड कहलाएगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में मीट करेंगे, मीट करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। अब यह जो जाइगोट जो बनेगा, उसमें क्या होता है कि 23 क्रोमोजोम स्पर्म से और 23 क्रोमोजोम एग से दोनों मिलके इसका जो होगा वह 46 क्रोमोजोम हो जाएगा। 46 क्रोमोजोम हो गया, मतलब क्या, वहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम हो गया। उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड बोलते हैं। जिसको हैप्लॉइड को हम एन से लिखते हैं और डाइप्लॉइड को 2n से लिखते हैं। यानी सिंपल सा भाषा में समझिए कि हैप्लॉइड का मतलब हो गया कि वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, और डाइप्लॉइड का मतलब हो गया कि जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। अब यदि यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपका क्या है, होमोजाइगस, ठीक है, और हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हो गया कि होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, होमो मतलब होता है सेम, यानी इसमें पाए जाने वाले जो जीन होंगे, यानी वैसे जीन जिसमें क्या होते हैं, उनके अलील यदि सेम होते हैं, ठीक है, उस जीन में जो अलील होते हैं वे क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हो गया कि एक जीन में यदि उनके जो अलील है वे डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। ओके, जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप एक जोड़ी जूता पहने हो, अब जूता का जो कलर है वह क्या है, दोनों ब्लैक है, तो क्या हो गया, होमोजाइगस। लेकिन एक जो जूता है वह रेड कलर का है और एक जो जूता है वह ब्लैक कलर का है, तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। ओके, अब यदि नेक्स्ट यदि बात करते हो तो नेक्स्ट क्या है, मेंडल एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पास में आ रहा है ना। जैसे कि हम लोगों ने जीन के बारे में पढ़ लिया, अलील के बारे में पढ़ लिया, डोमिनेंट रिसेसिव सब के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आखिर ये सारे का कंसेप्ट जो है आया कहां से, ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी किसने दिया, तो वही चीज हम बात करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट में। मेंडल एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, ये क्या किए, एक दिन एक गार्डन में जाके बैठ गए और वहां पे था मटर का पौधा, ठीक है ना। अब उसको बड़ी ही ध्यान से देख रहे थे। एक आदमी आके उससे पूछता है कि भाई इस मटर के पौधे को तुम इतना गौर से काहे देख रहे हो। तो मेंडल ने बोले, अरे भाई तुम अभी क्या देख रहे हो, मटर के पौधा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस मटर के पौधे का जनरेशन। वो तो वहां से उसका दिमाग चकराया और बोला ये पागल आदमी है, चलो भागो भागो भागो, और वहां से भाग गया। और वही एक कंसेप्ट ने, मेंडल की वही एक कंसेप्ट ने पूरी दुनिया बदल दी, ठीक है। लेकिन सवाल अब यह है कि वह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का ही पौधा का चूज क्यों किए, उसी को आखिर क्यों चुने। तो क्वेश्चन यहाँ पे वही है कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, है ना, पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों चूज किए।
ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि द पी प्लांट कैन बी इजिली ग्रो एंड मेंटेन, ठीक है ना, पी प्लांट को आसानी से ग्रो करवाया जा सकता है, उसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट आल्सो कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी मटर के जो पौधे होते हैं वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन हो सकते हैं उसमें, और उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इट इज एनुअल प्लांट देयरफॉर मेनी जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, यह जो पौधा है वह एनुअल प्लांट है, कुछ ही दिनों में यह ग्रो हो जाएंगे, ठीक है ना। जब कुछ ही दिनों में ग्रो हो जाएंगे तो उस प्लांट के सारे जनरेशन को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। मेंडल को इसके लिए 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ा कि हम 20 साल तक इस पौधे को देखेंगे, ये ग्रो होगा, तब हम फिर इसमें देखेंगे इसके जनरेशन को, इसका नेक्स्ट जनरेशन क्या है क्या नहीं है। सो नहीं, वैसा बात नहीं है, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और इसके जनरेशन को आसानी से वह देख पाए थे, ठीक है ना, इसी कारण पी प्लांट को चूज किए। नेक्स्ट क्या है कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ दी सर्वल कैरेक्टर्स, उस पी प्लांट का जो कैरेक्टर था, चाहे उसके सीड का कलर का बात किया जाए, उसके हाइट का बात किया जाए, या तो उसके सीड के शेप का बात किया जाए, वो आसानी से सारे कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से दिख पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट, इस प्लांट का जो लाइफ स्पेन था वो क्या था, बहुत ही कम था, यानी कम लाइफ स्पेन था इसका। नेक्स्ट है आपका लार्ज नंबर ऑफ सीड आर प्रोड्यूस, यह जो एक ऐसा प्लांट था जिसमें बहुत सारे सीड्स को क्या करते थे, प्रोड्यूस हो जाता था, इसी कारण पी प्लांट को मेंडल ने चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, अब नेक्स्ट यदि देखते हैं तो यहां पे क्या है कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मेंडल लॉ क्या है, मेंडल ने कौन से लॉ दिए, तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आखिर लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि जो हमने डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील का जो कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, वह जो कंसेप्ट है वह यही लॉ से आया हुआ है। यानी इसमें एक्चुअली में हुआ क्या कि मेंडल ने एक टॉल प्लांट को लिए, एक शॉर्ट प्लांट को लिए, दोनों को आपस में क्रॉस करवाएं, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट यही आया फर्स्ट जनरेशन में कि वह जो प्लांट था वह टॉल ही रह गया, ठीक है ना, शॉर्ट प्लांट वहां पे प्रोड्यूस नहीं हुआ, वहां पे टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, उसी समय मेंडल ने कंसेप्ट दिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इसने बोला कि जिस प्लांट में जिसमें यदि डोमिनेंट अलील होगा, वह डोमिनेंट अलील के साथ यदि रेसेसिव अलील भी आ जाएगा, ठीक है ना, फिर भी क्या होगा कि वह रेसेसिव अलील उस समय वहां पे छिप जाएगा और वहां पे केवल जो प्रभाव दिखेगा वह केवल डोमिनेंट अलील का ही दिखेगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया कि मेंडल ने बोले कि जितने भी कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, तो उस कैरेक्टर का जो जीन है, प्रत्येक जीन का 2 फैक्टर होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि यदि हाइट का जीन का बात करेंगे तो हाइट के जीन का 2 फैक्टर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ठीक है ना, यानी 2 होंगे, एक नहीं होगा। लेकिन जब जेमेट का फॉर्मेशन होगा तो यह जो यहाँ पे फैक्टर है ये अलग अलग हो जाएंगे, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जीन के यदि 2 फैक्टर वहां पे प्रेजेंट हैं, दोनों फैक्टर आपस में प्रेजेंट है लेकिन वे कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जब जेमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में ये दोनों अलग हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ना कि आप एक एग्जाम देने गए हो, ठीक है, आपके पास 2 पेन है, तो क्या दोनों पेन का यूज साथे में करोगे, क्या दोनों पेन से साथे में लिखोगे, नहीं ना, हाँ, एक ही पेन से लिखोगे ना। तो वही कंसेप्ट तो यहाँ पे है, 2 फैक्टर है तो दोनों फैक्टर में जब क्या होते हैं, जेमेट का फॉर्मेशन होने वाला होता है तो दोनों फैक्टर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, आपस में मिक्स नहीं होते, मिक्स होके काम नहीं करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यदि देखते हैं तो नेक्स्ट आपका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि मेंडल ने एक शब्द बोले कि सुन,
क्या हुआ कि जब उसने प्लांट के पौधे को क्रॉस करवाया ना, तो वहां पे देखे उनको पता चला, क्या पता चला कि प्लांट के जो कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, यानी प्लांट के सीड, यानी पी प्लांट का जो सीड है, मटर है, ठीक है ना, उसका कलर और उसका शेप, ठीक है ना, कलर का जो जीन है और शेप का जो जीन है, मतलब उस वह जो सीड है, ठीक है ना, वह सीड का वह बीज का जो शेप है, उसका आकार है, ठीक है ना, और वह सीड का जो कलर है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि किसी का भी कैरेक्टर हो, ठीक है ना, वह पी प्लांट का यदि कैरेक्टर ले लिया जाए, तो पी प्लांट का जो मटर है, मटर का जो दाना है, वह मटर का दाना का जो साइज होगा, जो शेप होगा, उसका अपना जीन होगा, और मटर का जो कलर है, चाहे ग्रीन हो या तो येलो हो, उसका अपना जीन है, ठीक है ना, यानी कलर वाले जीन का संबंध, ठीक है ना, उसके शेप वाले जीन से कोई लेना देना नहीं होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, यानी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, सारे कैरेक्टर के क्या है, अपने अपने जीन हैं। यदि हमारे बालों का यदि बात किया जाए तो बाल कर्ली है कि स्ट्रेट है, इसका अपना जीन है। यदि हमारे आंखों के कलर का बात किया जाए तो कलर के लिए, आंखों के कलर के लिए क्या है, अपना जीन है, ठीक है। आंखों के साइज और आंखों के कलर का जीन का आपस में कोई तालमेल नहीं होता, सबके लिए क्या है, अलग अलग जीन प्रेजेंट है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। आप सोचिए ना, आप एक शर्ट पहने हो, एक फुल पैंट पहने हो, ठीक है ना, आपका शर्ट का कलर यदि रेड है, पैंट का कलर यदि ब्लैक है, तो दोनों का क्या आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है क्या, नहीं ना है, दोनों इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है, वही कंसेप्ट यहाँ पे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अब चलिए आगे बात करते हैं कि आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे आपका क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। आखिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि इट मींस क्रॉस इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, किसी का केवल एक पेयर क्या होगा, उसका कैरेक्टर उस क्रॉस में शामिल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यदि किसी का हाइट के बेसिस पे यदि उसका क्रॉस हो रहा है, तो उसका केवल हाइट के कैरेक्टर का ही एक पेयर वहां पे क्या होगा, शामिल होगा। जैसे कि यहाँ पे हाइट है, तो एक टॉल हाइट और एक शॉर्ट हाइट, ठीक है ना। यानी यहां पे यदि आप देखोगे तो एक मटर का प्लांट है, तो एक मटर का प्लांट, एक पी प्लांट का हाइट टॉल है और एक पी प्लांट का हाइट क्या है, शॉर्ट है, ठीक है ना। यानी इनके बीच जो क्रॉस हो रहा है वह केवल एक के कैरेक्टर के बेसिस पे हो रहा है, केवल हाइट के ही बेसिस पे किया जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किए, एक टॉल प्लांट लिए, एक शॉर्ट प्लांट लिए। उसके बाद फिर क्या हो गया कि यहाँ पे इसका जेमेट अलग हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर भी इसका जेमेट अलग हुआ। जब ये आपस में क्या किए, क्रॉस किए, ठीक है, तो एक टॉल टी का क्रॉस एक शॉर्ट टी के साथ हुआ, तो क्या बन गया, टॉल और शॉर्ट बन गया, ठीक है। उसी तरह फिर एक टॉल टी का क्रॉस फिर इसी के शॉर्ट टी के साथ हुआ, तो फिर टॉल और शॉर्ट बन गया। उसी तरह यहाँ का टॉल फिर यहाँ का शॉर्ट मिलके टॉल टी, फिर यहाँ का टॉल और यहाँ का शॉर्ट मिलके फिर टॉल और शॉर्ट बन गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबके साथ क्या है, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ सबके साथ डोमिनेंट प्रेजेंट है, यानी एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि वहां पे रेसेसिव अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, यानी डोमिनेंट अपना प्रभाव दिखाएगा। इसी कारण F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आएंगे, सारे प्लांट का जो हाइट होगा वह क्या होगा, टॉल ही होगा। और F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप का जो रेशियो होगा वह क्या होगा, 4:0 हो जाएगा। और जेनोटाइप का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 4:0, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। कैरेक्टर देखिए ना, 4 गो यहाँ पे जीन है ना, 4 गो वहां पे कैरेक्टर है ना, तो 4:0 हुआ ना, और चारों टॉल टॉल दिख रहे हैं ना, शॉर्ट तो है ही नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, फिनोटाइप का भी रेशियो 4:0 हो जाएगा।
ओके। उसी तरह यदि आप F2 जनरेशन में देखते हो तो यदि यहाँ का एक प्लांट उठा के फिर इस दो को प्लांट उठा के आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पे देखिए ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, दोनों टॉल ही प्लांट है, लेकिन दोनों में क्या है, अलग अलग अलील यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे टॉल शॉर्ट प्रेजेंट है। अब इसका यहाँ पे क्रॉस होगा टॉल के साथ, फिर टॉल का क्रॉस हुआ तो यहाँ पे टॉल ही आया, फिर टॉल के साथ फिर शॉर्ट का क्रॉस हुआ तो टॉल और शॉर्ट आ गया। उसी तरह शॉर्ट और टॉल के साथ क्रॉस हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका टॉल शॉर्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे शॉर्ट और शॉर्ट के साथ क्रॉस हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट ही आया। इसका मतलब क्या समझ पाए, इसका मतलब यही है कि F2 जनरेशन में आप यदि देखोगे तो यहाँ पे एक के साथ क्या है, यहाँ पे दो अलील है वह दोनों डोमिनेंट हैं। जब दोनों डोमिनेंट है इसका मतलब वह प्लांट टॉल है। उसी तरह यहाँ पे यदि देखोगे तो यहाँ पे एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट है, इसका मतलब ये भी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। और यहाँ पर भी क्या है, एक टॉल और एक शॉर्ट है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका डोमिनेंट और रेसेसिव प्रेजेंट है, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका टॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे तो दोनों शॉर्ट ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों रेसेसिव भी हैं, यानी दोनों रेसेसिव भी है, यानी यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, तो इस प्लांट में केवल रेसेसिव का प्रभाव पड़ेगा, यानी यह जो प्लांट होगा यह शॉर्ट ही रह जाएगा। यानी तीन यहाँ पे क्या हो गए, तीन आपके टॉल हो गए और एक आपके क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। इसीलिए फेनोटाइपिक का जो रेशियो हो गया वह 3:1 हो गया। यानी हम लोग को कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस कैसा हो रहा है, तीन गो प्लांट लंबा और एगो प्लांट छोटा, इसी का फेनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 और जेनोटाइपिक जो रेशियो हो गया वो 1:2:1 हो गया। यानी जेनोटाइपिक रेशियो कहने का मतलब क्या है कि अंदर का जो इंस्ट्रक्शन है, अंदर का जो इंफॉर्मेशन है, अंदर का जो कोड है वह कैसा है, वह इस तरह से है कि एक टी है और दो क्या है, टी यानी स्मॉल टी और टॉल टी, उसी तरह यहाँ पर भी शॉर्ट टी और टॉल टी, ठीक है ना, यानी दो एक तरह से। और फिर चौथा जो है वो भी क्या है, यहाँ पे केवल शॉर्ट है, यानी ये भी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसके लिए 1 हो गया, यानी दोनों बड़ा टी के लिए 1 हो गया, और दोनों यहाँ पे एक छोटा और एक बड़ा, फिर एक छोटा एक बड़ा, ये दोनों के आपस में सेम है, इसी कारण यह दो तरह का कैरेक्टर, इसी कारण यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे दोनों क्या है, फिर केवल शॉर्ट है, और शॉर्ट और कहीं नहीं है, एक के वो है, इसी कारण यहाँ पे 1 हो गया। इसी कारण यहाँ पे जो है जेनोटाइपिक का जो रेशियो हो गया वह क्या हो गया आपका 1:2:1 हो गया। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब नेक्स्ट यदि यहाँ पे बात करते हो तो नेक्स्ट है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि इट मींस क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्रॉस होगा वह एक पेयर कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं, बल्कि दो पेयर ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे क्रॉस होगा। जिसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लांट का जो सीड है उसको लिया गया है। तो पहला है कि उसका राउंड और ग्रीन मतलब क्या, यहाँ पे आपका शेप और कलर दोनों के बेसिस पे यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे केवल हाइट के बेसिस पे था, लेकिन यहाँ पे शेप और कलर दोनों के बेसिस पे लिया गया है, ठीक है ना। तो एक साइड है आपका राउंड ग्रीन सीड और एक साइड है आपका रिंकल्ड सीड, ठीक है ना, रिंकल्ड यहाँ पे येलो सीड, ओके। और यहाँ पे आपका क्या है, राउंड ग्रीन, और यहाँ पे आपका है रिंकल्ड येलो सीड। अब यहाँ पे यदि देखोगे तो राउंड ग्रीन को यहाँ पे बोला गया है कैपिटल आर, ठीक है ना, और यहाँ पे स्मॉल वाई। उसी तरह रिंकल्ड येलो सीड को यहाँ पे क्या बोला गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। अब इसके जेमेट को देखोगे तो इसके जेमेट क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी तरह यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये सारे क्या है, इनके जेमेट है, ठीक है। अब इनका आपस में जब क्रॉस होगा, ठीक है, जब इसका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर एक स्मॉल वाई एक कैपिटल वाई, ठीक है ना। वही चीज है यहाँ पे कि एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, और यही चीज सारे क्या है, देखिए ना, सारे आपस में सेम है, तो सबका जो क्रॉस का जो रिजल्ट होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा,
सबका क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। इसी का F1 जनरेशन में आप यदि देखोगे तो यहाँ पे जो फेनोटाइपिक जो रेशियो है वो 16:0 है, क्योंकि टोटल यहाँ पे रिजल्ट कितने आए हैं 16 आए हैं। उसी तरह जेनोटाइपिक का भी रेशियो देखोगे तो यहाँ पर भी 16:0 है यहाँ पे। ओके, ये F1 जनरेशन है। आ रहा समझ में? यहां पे यदि देख रहे हो तो हमने फर्स्ट वन जनरेशन में देखा कि जितने भी आए रिजल्ट, ठीक है ना, सीड के जो भी रिजल्ट आए सारे रिजल्ट में क्या थे, यहाँ पे देखिए डोमिनेंट प्रेजेंट थे। तो डोमिनेंट प्रेजेंट थे इसका मतलब क्या था कि सारे जो सीड थे वे राउंड येलो थे, इसी कारण उनका रेशियो 16:0 आया था। लेकिन अब F2 जनरेशन का बात करेंगे तो F2 जनरेशन में जो जेमेट है आप देख रहे हैं सारे जेमेट एक दूसरे से क्या है डिफरेंट हैं, और सारे जेमेट यदि डिफरेंट है और इन दोनों का आपस में क्रॉस होता है तो इसमें जो रेशियो आता है इसमें फिनोटाइपिक और जेनोटाइपिक का जो रेशियो आएगा, फिनोटाइपिक आएगा 9:3:1 और जेनोटाइपिक का जो रेशियो आएगा 1:2:1:4:4:4:4:1:1। आ रहा समझ में? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि F1 जनरेशन में सारे जो सीड थे वो राउंड येलो आए, रिंकल्ड ग्रीन एक भी नहीं आए। आखिर क्यों? क्योंकि सारे में आपके डोमिनेंट प्रेजेंट थे। लेकिन इसमें क्या है, सारे में डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, कुछ में केवल रिसेसिव भी है। जहां पे रिसेसिव ज्यादा है वहां पे रिसेसिव का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे यदि देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका 9 जो है वह केवल राउंड येलो है, ठीक है। 3 जो है आपका राउंड ग्रीन है। उसी तरह यहाँ पे यदि 3 देखोगे तो ये जो 3 है वो आपका रिंकल्ड येलो है। उसी तरह 1 देखोगे तो ये जो 1 है वो आपका रिंकल्ड ग्रीन है। ओके, ये है आपका फेनोटाइपिक रेशियो। और जेनोटाइपिक रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया कि किस टाइप का कितने तरह का यहाँ पे जो है उसके जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वही चीज यहाँ पे क्या है दिखाए गए हैं कि उनके अंदर का जो इंस्ट्रक्शन के उनके अंदर का जो इंफॉर्मेशन है, जो कोड है वह कितने तरह के यहाँ पे हैं, किस किस टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना, उसको यहाँ पे सारे रेशियो में दर्शाया गया है। और जो बाहरी अपीयरेंस जो दिख रहा है, ठीक है ना, राउंड ग्रीन राउंड येलो, ठीक है, रिंकल ग्रीन रिंकल येलो, वे सारे फिनोटाइपिक रेशियो में आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब यदि यहाँ पे देखते हो तो क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। एक इंसान में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे आखिर बॉडी में पता चलता है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। यानी कोई भी जो होता है बच्चा वो लड़का के रूप में जन्म कैसे लेता है और कोई भी जो बच्चा होता है वो लड़की के रूप में जन्म कैसे लेती है, वही चीज को हम क्या बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स में प्रेजेंट जो क्रोमोजोम होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है ना। तो 23 पेयर क्रोमोजोम में क्या होते हैं, 22 क्रोमोजोम क्या होते हैं सेम होते हैं, और 1 जो पेयर क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। वही 1 पेयर जो क्रोमोजोम है उसी से क्या होता है डिसाइड होता है कि कोई भी जो बच्चा है वो लड़का होगा कि लड़की होगा। जैसे कि यदि यहाँ पे देखोगे तो फादर का यदि स्पर्म का बात किया जाए तो उसमें जो क्रोमोजोम है वह XY है, मदर का एक का बात किया जाए तो इसमें क्या है XX है, ठीक है। इसके जेमेट्स यदि देखेंगे तो यहाँ पे है XY और यहाँ पे है XX, ठीक है ना। अब ये जेमेट्स के आपस में क्या होते हैं क्रॉस होते हैं, तो XX का क्रॉस हुआ तो XX आ गया, उसी तरह XY का क्रॉस हुआ तो XY आ गया, उसी तरह यहाँ पे XX का क्रॉस हुआ तो XX हो गया, और XY का क्रॉस हुआ तो यहाँ पे XY हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे यदि आप देख रहे हो तो जहां जहां XX आया है इसका मतलब वहां पे बेबी का बर्थ मतलब गर्ल का बर्थ होगा, ठीक है। और जहां पे XY आया है इसका मतलब वहां पे आपका बॉय का बर्थ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कोई भी ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी लिंग निर्धारण होता है। ओके, अब यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है आपका ऑटोसोम्स, एक है आपका एलोसोम्स। तो ऑटोसोम्स और एलोसोम्स एक्चुअली में क्या होते हैं, अभी हमने जस्ट बताया, क्या बताया कि एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर क्या होते हैं क्रोमोजोम होते हैं, और 23 पेयर क्रोमोजोम में क्या होते हैं कुछ क्रोमोजोम हमारे बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और कुछ क्रोमोजोम जो होते हैं वो हमारे बॉडी के जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है ना, बॉय है कि गर्ल है,
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 23 पेयर क्रोमोजोम में जो 22 पेयर क्रोमोजोम है जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स बोलते हैं। और एलोसोम का मतलब क्या हो गया कि केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो आपके सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है कि वह जो बेबी है लड़का होगा कि लड़की होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह जो चैप्टर है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना प्यार देने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन लिखिए। ठीक है, और हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।